मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में अभी कल आपको बैंकिंग के बारे में बताया था। आज साख यानी कि क्रेडिट। इसका अगर साख में अगर सिंपल सा मतलब होता है लोगों का कि भरोसा, विश्वास, ठीक है। और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से क्रेडो से हुई है। किससे हुई है? क्रेडो से, लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कि मैं विश्वास करता हूँ। सामान्यतः जो देखा गया है, साख शब्द का प्रयोग विश्वास, भरोसा या ख्याति आदि के अर्थों से लिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है उधार या व्यवहार, ऋण, लेन देन या स्थगित भुगतान होता है। ठीक है, तो इसमें आप डेफिनेशंस देखेंगे और जो भी आपको डेफिनेशन सही लगे कर लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ अवधि के उपरांत अथवा भुगतान देने पर पूर्ण किया जाता है। जिसको आगे विस्तार से हम समझेंगे। पहले डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में मुद्रा अथवा जो भी मूल्यवान हमारी वस्तु या सेवाएं होती हैं उनको प्राप्त करना ही साख होता है। तो अगर देखा जाए साख का आवश्यक तत्व क्या, फैक्टर क्या क्या होते हैं, बेसिक जो फैक्टर होते हैं, एलिमेंट्स कह लो, उसको क्या होता है? एक होता है भरोसा, विश्वास यानी कॉन्फिडेंस। दूसरा क्षमता यानी कैपेसिटी। तीसरा चरित्र यानी करेक्टर। चौथा पूंजी तथा संपत्ति, कैपिटल एंड प्रॉपर्टी। और प्रतिभूतियाँ यानी कि सिक्योरिटीज़। और ठीक है, तो भरोसा क्या होता है कि आपका ये विश्वास होता है कि हाँ चलो मैं इसमें कर लेता हूँ। या इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि ऋणदाता जो होता है, यानी कि जो ऋणदाता होता है, ऋण देने वाला जो होता है, वो ऋणी के देखता है कि उसके ऊपर मुझे विश्वास करना है यानी ये भरोसे के लायक है या नहीं है। दूसरा, अगर हमने भरोसा कर लिया तो दूसरी चीज़ आती है कि चलो मैंने भरोसा कर लिया, मेरा दोस्त है या कोई भी है जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उसके पास क्षमता है या नीचे। क्षमता यानी कि मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है कि अगर वो हमने उसको ऋण दिया तो वो हमें वापस देने के लायक उसके पास क्या है, क्षमता है। मतलब पढ़ा लिखा कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ जॉब करता है, क्या कर रहा है, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। तीसरा फिर आ जाता है करेक्टर। करेक्टर कैसे? आप मान लो सब कुछ है, नीरव मोदी हैं जैसे, वो भाग गए तो उसके करेक्टर पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो ईमानदार है या नहीं है। तो ये भी इसके बीच में आता है। नेक्स्ट है पूंजी या संपत्ति। मान लो कि विश्वास भी है, उसके पास क्षमता भी, उसका करेक्टर भी सही है, लेकिन उसके पास पूंजी या संपत्ति क्या? अगर मान लीजिए हमने उसको शिक्षा का लोन दिया, किसी को भी, तो शिक्षा का लोन है या किसी को घर बनाने का लोन दिया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या होता है देखी जाती है, उसके पास संपत्ति कितनी है। अगर वो ऋण नहीं चुका पाया तो उसकी संपत्ति से चल या अचल जो संपत्ति होती है उसके रख कर या उसको भुगतान किया जा सके। उसी तरीके से प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़, जो भी उसके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको देखा जाता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, चल है, अचल है, या बाज़ार में उसकी क्या स्थिति है। वो खुद तो अपने आप को नहीं, मतलब बाज़ार में खुद अपनी कुछ ऐसी प्रतिभूतियाँ या सिक्योरिटीज़ होती हैं कि वो बाज़ार में खुद स्वयं कोई भी ऋणी बेच नहीं सकता। वो बैंक के थ्रू या जैसे अंश हैं, स्टॉक हैं या ब्रांड्स हैं, इन सब के द्वारा ही विक्रय किया जाता है। और ना लास्ट में ये पॉइंट आता है कि साख की मात्रा और अवधि। साख जो होती है वो कम समय के लिए साख का प्राप्त करना सरल होता है और जितना समय लंबा होगा उतना ही दुर्लभ हो जाता है। और अगर हम देखें साख यानी क्रेडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो नंबर 1 आता है कि इसमें जो होता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप साख जो है उपलब्ध कराने के लिए स्रोतों का सृजन करता है। दूसरा क्या होता है, इसको हम मौद्रिक क्षेत्र में तरलता में बनाए रखता है, यानी नगद में बनाए रखता है। तीसरा होता है ग्राहकों को उसकी आवश्यकता अनुसार ऋण या पूर्ण भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए साख मुहैया कराता है। या फिर कहा जाए कि वो साधनहीन लोगों को साख सुविधा कर उपलब्ध कराकर उसको स्वयं रोजगार देता है कि भाई आप ये चीज़ कर लीजिए तो आपको ये रोजगार मिलेगा। या फिर कृषि या उद्योग या व्यापार के क्षेत्र में विकास हेतु उद्यमियों को संसाधन मुहैया कराता है कि हाँ ठीक है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इसके लिए लोन चाहिए, तो सरकार आपको इस प्रकार के लोन देती है। समाज के लोगों द्वारा एकत्रित की गई बचतों या फिर जो बैंक में जमा की गई राशि जो होती है उसको उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। और उस फिर ये आ जाता है कि बैंकों के पास जो उनके पास जो बैंक में जो रखा होता है, जैसे जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो जो वहाँ पे रखा हुआ पैसा है, वो रखा हुआ पैसा ख़राब नहीं होता है या बेकार नहीं पड़ा होता है, बल्कि उसको क्या करते हैं, बैंक उसको एक सृजनात्मक कार्य हेतु या उत्पादक कार्य हेतु उसको लगा देती है।
ताकि उसका क्या होता है, प्रतिफल मिलता रहता है। अब देखा जाए कि बैंकों द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, कि बैंक जो होती है वो साख का निर्माण किस तरीके से करती है। ये जो होते हैं साख पत्र और बैंक विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि के द्वारा करती है। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि इसको एक महत्वपूर्ण अर्थ में देखा जाए तो मुद्रा के निर्माता भी हैं। जैसे कि नंबर 1 आपका देखा जाए, बैंक कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख का निर्माण करती है। तो जो जमाकर्ता द्वारा बैंक में जो मुद्रा जमा करते हैं, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने खाते में नकदी के रूप में जब भी कोई पैसा जमा करता है तो ऐसी जमा राशि को प्रारंभिक जमा या निक्षेप कहा जाता है। और नंबर 2 होता है, इसके विपरीत जब कोई बैंक किसी व्यक्ति के खाते में स्वयं कुछ राशि जमा कर देता है उसे साख जमा या व्युत्पन्न निरपेक्ष कहा जाता है। यानी पहला क्या हुआ, प्रारंभिक, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो हम जमा करते हैं। दूसरा, बैंक हमारे खाते में जमा राशि डाल देती है। जब कोई बैंक से ऋण लेता है तो बैंक क्या करता है, उस ऋण को मुद्रा के रूप में आपको नगद रूप में नहीं देता, कैश इन हैंड में नहीं देता है आपको, बल्कि आपके खाते में वो राशि डाल देता है। आप उसको आप किसी के थ्रू अपने या ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, या फिर आप चेक के द्वारा आप निकाल सकते हो पैसा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो आपको डायरेक्ट नहीं देती है। तो इस तरीके की समझ में आ गई। 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहला कि प्रारंभिक यानी नगद जमा, और दूसरा क्या होता है कि बैंक जो होती है वो खुद उसको डालती है। तो इस तरीके से जो है, इस प्रकार बैंकों के कुल जो जमा में वृद्धि होती है, लेकिन उसकी नकदी में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इस अधिक जमा को ही साख कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि साख जमाओं का जन्म बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के कारण ही होता है। अगर हम देखे जाए तो जो साख जमाओं का जो जन्म बैंकों के द्वारा ही ऋण दिए जाने के कारण ही हुआ है। बैंक जमा की गई धनराशि के उस भाग को दूसरे को उधार देकर लाभ कमाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि हाँ, जैसे कि हमने अपना बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट, और उसमें हम पैसा डालते रहते हैं। मान लीजिए जो व्यापारी है या जनरल आदमी है वो अपने बैंक में क्या करता है, अपनी बचत को डालता है, और जो व्यापारी होता है वो अपनी जितना भी आता है उसका वो बैंक में डाल देता है। अब जैसे मान लीजिए बैंक में उसने 5,000 रुपये डाले, तो जब उसने वो 5,000 रुपये डाले तो बैंक को पता है कि वो 5,000 एकदम से नहीं निकाले, क्योंकि कुछ राशि शेष भी रहती है, जैसे 1,000 रुपये रखना ज़रूरी है कुछ बैंकों में। तो 1,000 रुपये आपके बचे हुए हैं, तो उसको पता है कि ये 4,000 रुपये एकदम से नहीं निकालेगा, वो 2,000 रुपये निकालेगा, 3,000 रुपये निकालेगा, 1,000 रुपये निकालेगा। तो उसे पता है कि 2,000 मतलब जो भी राशि उसकी अगर 1,000 रुपये भी बच रही है तो वो उस पैसे को वो किसी और कार्य में लगा देगा या किसी और जमाकर्ता को दे देगा, जिसको ऋण देना है उसको दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उसने जो पैसा उसका 1,000 रुपये किसी और कार्य में लगाया, अगर मान लीजिए वो किसी और को ऋण दे रहा, तो उससे वो क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा देने का, और हमको क्या देगा, उसका इंटरेस्ट देगा कि हमारा अकाउंट में पैसा है तो वो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक जो क्या करती है, जैसे बैंक अपने अनुभव से ये जानता है कि किसी भी समय जमाकर्ता जो होता है अपनी जमाओं का केवल एक भागी को निकालेंगे, और सभी जमाकर्ता एक साथ अपनी जमा को मतलब जितना भी डिपॉजिट है उसको नहीं निकालेंगे। यदि देखा जाए तो उदाहरण में ये समझ आता है कि जो जमाकर्ता की मांग जमा की गई राशि मतलब 10% जो पूरा किया जा सकता है, तो 5,000 रुपये की जमाओं के लिए भी वो 50 रुपये नगद या 100 रुपये नगद शेष रखकर वो इतना जो बाकी बचा हुआ है पैसा जो है वो किसी और के काम में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम बाकी कल देखेंगे।